जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। सर्विलेंस मिशन के दौरान इंडियन नेवी का सी गार्डियन ड्रोन हुआ क्रैश। इसराइल ने अपने ऑपरेशन से हिजबुल्ला के मेंबर्स का टॉयलेट जाना किया बंद। यूक्रेन द्वारा भारत के आर्टिलरी शेल्स इस्तेमाल करने पर रशिया नाराज। पन्नू ने अमेरिका के कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। और इंडियन ओशन रीजन में चीन को अब दोनों तरफ से घेरेंगे अमेरिका और भारत। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई कोस्ट में समुद्र में एक सर्विलेंस मिशन के दौरान इंडियन नेवी के एक MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन को किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण कंट्रोल्ड डिचिंग करानी पड़ी है। और रिपोर्ट के मुताबिक इस ड्रोन को पहले समुद्र के ऊपर एक सेफ एरिया पर नेविगेट कराया गया और फिर उसके बाद चेन्नई कोस्ट के पास समुद्र में इसकी कंट्रोल्ड डिचिंग कराई गई। और इंडियन नेवी ने 2020 में 2 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स अमेरिका से लीज पर लिए थे और उन्हीं में से एक को आज ही दुर्घटना का सामना करना पड़ा है। और ये दुर्घटना भी एक ऐसे समय पर हुई है जब भारत इसी ड्रोन के आर्म्ड वर्जन की 31 यूनिट्स के लिए अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट अगले महीने तक साइन करने वाला है। बाकी नेवी की स्टेटमेंट के मुताबिक इस ड्रोन में जिस तरह का टेक्निकल फेलियर आया था तो उसे इसकी उड़ान के बीच में रीसेट नहीं किया जा सकता था और इसी वजह से इसकी समुद्र में एक कंट्रोल्ड डिचिंग कराई गई। और अब इंडियन नेवी ने इस ड्रोन के OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मेकर से इसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। और आपको स्पष्ट कर दें कि कंट्रोल्ड डिचिंग का मतलब है एक तरह की इमरजेंसी लैंडिंग। बाकी इस घटना में इस ड्रोन को कोई बड़ा नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है तो इसके बारे में फिलहाल अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बाकी जो लास्ट रिपोर्ट थी उसमें यही कहा गया था कि इस ड्रोन को इसकी लोकेशन से रिकवर करने के लिए प्रयास जारी है। और चूंकि ये ड्रोन लीज पर था तो इसलिए एक बड़ा प्रश्न ये भी बन रहा है कि इसमें जो भी नुकसान हुआ है क्या उसके लिए इंडियन नेवी को कोई कॉस्ट देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। तो मीडिया रिपोर्ट्स में सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि इस लॉस के लिए इंडियन नेवी को कोई भी कॉस्ट नहीं उठानी पड़ेगी क्योंकि ये लीज पर था और इसे मैन्युफैक्चरर के साथ ही ऑपरेट किया जा रहा था। और एग्रीमेंट के मुताबिक इंडियन नेवी अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इस ड्रोन के बदले US फर्म से दूसरा ड्रोन मांगेगी। बाकी इसमें किस तरह का टेक्निकल फेलियर आया था तो वो तो जनरल एटॉमिक्स की डिटेल रिपोर्ट में क्लियर हो पाएगा। तो मंगलवार को लेबनान में हिजबुल्ला के ऑपरेटिव्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कई सारे पेजर्स के एक साथ एक्सप्लोड होने वाली घटना के अगले दिन लेबनान में कई सारे वॉकी टॉकीज के भी सेम तरह से एक्सप्लोड होने की घटनाएं हुई थी। और हिजबुल्ला जो कि मंगलवार वाली घटना के लिए इजराइल पर आरोप लगाते हुए उस पर जवाबी कार्रवाई करने की दावे कर रहा था, लेकिन उनकी जवाबी कार्रवाई का तो पता नहीं। लेकिन उसके अगले दिन लेबनान में फिर से एक और घटना घट गई और पेजर वाली घटना के बाद लेबनान में 24 घंटे के अंदर 100 से भी ज़्यादा एक्सप्लोजन्स हुए। और ये एक्सप्लोजन्स भी खास तौर पर हिजबुल्ला के आतंकियों द्वारा ही इस्तेमाल किए जाने वाले हैंड हेल्ड वॉकी टॉकी VHF सेट्स में हुए। और इन फ्रेश एक्सप्लोजन्स में भी 10 से ज़्यादा हिजबुल्ला के मेंबर्स के मारे जाने की रिपोर्ट है, जबकि 400 से अधिक घायल हुए। और जबकि इसी बीच ईरान के UN इन्वॉय ने UN को लेटर लिखा है और जिसमें कहा गया है कि लेबनान में जो पेजर एक्सप्लोजन वाली घटना में ईरान के राजदूत घायल हुए थे और जिसके लिए ईरान ने इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया था, तो ईरान ने UN को लेटर लिख के कहा है कि वो इजराइल के इस हमले के रिस्पॉन्ड में सभी जरूरी मेजर्स लेने का राइट रखता है। और इन्हीं सब घटनाओं के बीच इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट भी देखने को मिली है, जिसमें उनका यह कहना था कि हम युद्ध में एक नए चरण की शुरुआत में हैं। हम अपने उत्तरी क्षेत्र में अपने रिसोर्सेज और फोर्सेस को एलोकेट कर रहे हैं और हमारा मिशन बिल्कुल स्पष्ट है कि इजराइल के उत्तरी समुदायों के उनके घरों में सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित करना, और ऐसा करने के लिए सिक्योरिटी सिचुएशन को बदलना होगा। और इजराइल के रक्षा मंत्री के इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में इजरायली आर्मी के प्रमुख की तरफ से भी कहा गया है कि इजराइल के पास ऐसी कई सारी कैपेबिलिटीज हैं जो कि अभी तक हमने एक्टिवेट भी नहीं करी है और हम फेसेस में आगे की योजना बनाते हैं और हर फेस में हिजबुल्ला द्वारा जो भुगतान किया जाएगा उसकी कीमत अधिक होनी चाहिए। और हिजबुल्ला के लिए अब जो इजराइल है वो हालात इतने मुश्किल बना देगा कि वो टॉयलेट जाने से भी डरेंगे। और जैसा कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रमुख ने क्लियर कर रखा है कि उनके काम करने का तरीका बिल्कुल स्पष्ट है कि वो जिस भी स्टेज पर काम करते हैं तो उसकी अगली 2 स्टेजेस ऑलरेडी एडवांस में तैयार रहती है। और बाकी एक बात तो कहनी पड़ेगी कि अपने देशवासियों का बदला कैसे लिया जाता है, तो ये तो हर किसी को इजराइल से सीखना चाहिए। बाकी अब लेबनान में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो उसको देखकर तो ऐसा भी लग रहा है कि कहीं हिजबुल्ला के मेंबर्स उस जमाने में ना पहुंच जाएं जहां उन्हें कम्युनिकेट करने के लिए चिट्ठियां लिख के भेजना पड़े। लेकिन प्रश्न ये जरूर है कि क्या उन्हें लिखना आता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इजराइल हिजबुल्ला को पाषाण युग में भेज दे। तो कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिनमें भारत और यूरोप की गवर्नमेंट और डिफेंस इंडस्ट्री के कुछ ऑफिशियल्स को कोट करते हुए ये लिखा गया है कि भारत की कंपनियों द्वारा बनाए गए जो आर्टिलरी शेल्स पहले यूरोपियन कस्टमर्स को भेजे गए थे, तो वो शेल्स यूरोपियन कस्टमर्स से डाइवर्ट होकर यूक्रेन पहुंच रहे हैं। और इस पर रशिया ने अपना विरोध जताया था, लेकिन इस विरोध के बावजूद भारत ने इस ट्रेड को रोकने के लिए कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। और इन मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग सोर्सेज का हवाला देते हुए ये लिखा गया है कि यूक्रेन में भारत की म्यूनिशंस का जो ट्रांसफर है तो उसे साल भर से ज़्यादा का समय हो चुका है।
और रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने यह वाला इशू भारत के सामने 2 अलग अलग ओकेजन्स पर रेज किया था, जबकि जनवरी के महीने में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मीडिया ब्रीफिंग में स्पष्ट किया था कि भारत ने यूक्रेन को कोई भी आर्टिलरी शेल्स नहीं बेचे। और जबकि रॉयटर्स की रिपोर्ट में 2 गवर्नमेंट और 2 डिफेंस इंडस्ट्री सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एम्यूनिशंस बहुत ही स्मॉल अमाउंट में भारत में प्रोड्यूस हुए हैं। और जब से यूक्रेन का रशिया के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक यूक्रेन ने जितने भी हथियार इंपोर्ट किए हैं उसका 1% से भी कम हिस्सा ऐसा है जिसमें भारत के हथियार शामिल है। हालांकि न्यूज एजेंसी ने इस बात को क्लियर नहीं किया है कि ये जो म्यूनिशंस हैं ये भारत ने यूरोपियन कस्टमर्स को भेजे थे तो क्या वो यूक्रेन को रीसोल्ड या डोनेट किए गए हैं या नहीं। बाकी इस रिपोर्ट पर फिलहाल अभी ना तो भारत की तरफ से और ना ही रशिया की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला है। और आपको एक और बात स्पष्ट कर दें कि जब रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था तो उसके कुछ समय के बाद ही ये रिपोर्ट सामने आ गई थी कि भारत के कुछ आर्टिलरी शेल्स यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे हैं। और तब से लेकर अभी तक भारत और रशिया के बीच कई सारी महत्वपूर्ण मीटिंग्स हुई हैं जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और रशिया के राष्ट्रपति की मीटिंग्स भी शामिल हैं। तो उनमें से किसी भी ऐसी मीटिंग से इस वाले इशू को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है, बल्कि इसके विपरीत रशिया भारत को उन देशों में काउंट करता है जो कि गंभीर रूप से रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए संभावित रूप से हो सकता है कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकाली गई है जो कि पुरानी रिपोर्ट ही है तो इसका पर्पस कुछ और भी हो सकता है। बाकी तो आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि समझदारों को इशारा काफी होता है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू तो इसने अब एक नई नौटंकी शुरू करी है कि इसके द्वारा अमेरिका के फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भारत सरकार, भारत के NSA श्री अजीत डोभाल और अन्य गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ एक सिविल मुकदमा दर्ज किया गया है। और इस मुकदमे में पन्नू का यह कहना है कि उसको निपटाने की एक साजिश रची गई थी, तो उस साजिश के लिए भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए और उसके बदले भारत सरकार पन्नू को एक फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन दे। क्योंकि पन्नू का यह कहना है कि एक तो उसे फिजिकल हार्म पहुंचाने का प्रयास किया गया था और भारत सरकार के इस प्लानिंग से उसके लिए एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का इमोशनल डिस्ट्रेस क्रिएट हुआ है। बाकी पन्नू के इस मुकदमे को आप उतनी ही गंभीरता से ले सकते हैं जितनी गंभीरता से आपने वो एस्टेरॉयड वाली न्यूज़ को लिया होगा जिसमें कहा जा रहा था कि वो पृथ्वी से टकराने वाला है। और हाँ, इस पर भारत सरकार की तरफ से भी ऑफिशियल कमेंट आ गया जिसमें भारत के फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से क्लियर किया गया कि ये एक अनुचित और अप्रमाणित आरोप है। और ये बात सही भी है क्योंकि पन्नू ने जिस तरह के आरोप लगाए तो उसके सबूत उसके पास तो क्या अमेरिका के पास भी नहीं है। और अगर पन्नू को कॉम्पेंसेशन चाहिए तो क्यों ना वो एक बार भारत की विजिट करे। हमारे पास एक बहुत अच्छी एजेंसी है जिसका नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो वो आपके कॉम्पेंसेशन पर पूरी रिसर्च करेगी, एनालिसिस करेगी और फिर आपको वो दे देगी। बाकी इसके अलावा एक अपडेट है जिसमें FATF की लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया कि भारत विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत अलग अलग प्रकार के आतंकी खतरों का सामना कर रहा है। और ये खतरे मुख्य रूप से ISIL और अलकायदा जैसे संगठनों से हैं जो कि यहाँ पे सक्रिय हैं। और भारत जो अलग अलग प्रकार के आतंकी खतरों का सामना कर रहा है तो उसको FATF ने 6 अलग अलग थिएटर्स में कैटेगराइज किया। और FATF का मानना है कि ये सभी मिलकर भारत सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, जिसमें डायरेक्टली अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू, अपने एफिलिएट्स के थ्रू, अलग अलग सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के थ्रू, भारत में स्थित कुछ रेडिकलाइज इंडिविजुअल्स के थ्रू, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के माध्यम से ये सभी मिलकर भारत के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग सिस्टम्स के लिए भारत ने जो उपाय किए हैं तो उनकी इफेक्टिवनेस को FATF ने माना है। लेकिन इसके साथ साथ FATF ने कुछ पहलुओं के बारे में बात करी है जिनमें इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। हिमालय की ऊंचाई पर अलग अलग इंजीनियरिंग टास्क को परफॉर्म करने के लिए वहां के इलाके के रियल टाइम डेटा को इकट्ठा करने के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय कुछ स्पेशलाइज्ड ड्रोन्स को खरीदेगी। और ये स्पेशलाइज्ड ड्रोन्स जो कि कहलाए जाएंगे एरियल इंजीनियर रैकी इक्विपमेंट, तो उनमें 3 फिक्स विंग UAVs होंगे जिनमें वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटीज रहेंगी। और इसकी हर एक यूनिट एक रियल टाइम टेरेन डेटा प्रोवाइड करेगी ताकि इंडियन आर्मी के इंजीनियर्स इस टेरेन में टास्क को परफॉर्म करने के लिए इसका आकलन कर सकें। और अभी तक इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि अगर ऊंचाई पर इससे टेरेन को चेक करना है तो उसके लिए हमारे ट्रूप्स ही फिजिकली हर एक स्लोप पर क्लाइंब करते थे और फिर उसके बाद टेरेन की मैपिंग करते थे, उस इलाके के बारे में जानकारी लेते थे। लेकिन इस प्रोसेस में काफी दिन लगते हैं और इसके साथ साथ हर एक स्लोप को क्लाइंब करते समय ट्रूप्स की जान को खतरा भी रहता है। तो ऐसे में ये रिस्क और टाइम को कम करने के लिए अब ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और इन ड्रोन्स की खरीद के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऑलरेडी RFI जारी कर दी गई है जिसमें ऐसे ड्रोन्स चाहिए जो कि 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर ऑपरेट करने में सक्षम हो और वो एडवांस सेंसर कैपेबिलिटीज और एक रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन कैपेबिलिटीज से इक्विप्ड होने चाहिए। और ये सारे इक्विपमेंट इंडियन कंपनी से ही सोर्स किए जाएंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हिमालय की ऊंचाइयों में इंडियन आर्मी के इंजीनियर्स किस किस तरह के टास्क परफॉर्म करेंगे, तो आपको बता दें कि वो टास्क कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्रिज का निर्माण करना या कोई ऑपरेशन ट्रैक्स का निर्माण करना या एंटी टैंक ऑब्स्टिकल्स जैसे कि माइंस वगैरह बिछाना, हेलीपैड्स का निर्माण करना, तो इस तरह के अलग अलग टास्क। बाकी एक महत्वपूर्ण अपडेट ये भी है कि इंडियन ओशन रीजन में चीन की बढ़ती हुई एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि वो इंडियन ओशन रीजन में भारत के साथ और भी क्लोजली कोऑपरेट करेगा। और ये अनाउंसमेंट US के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से की गई है।
जिसमें उनका ये कहना था कि हमने वास्तव में अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन मैं आपको ये पहली बार बता सकता हूँ कि यूएस और भारत और अन्य सभी इंडियन ओशन पर एक सेशन आयोजित करने जा रहे हैं और हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि हमारी आपसी चिंताएं क्या क्या हैं और हम एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। बाकी इंडियन ओशन रीजन कितना महत्वपूर्ण है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया का जो मैरीटाइम ट्रेड ट्रांजिट है तो उसका 60% हिस्सा इंडियन ओशन से ही होता है और चीन के मामले में तो इंडियन ओशन रीजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और यही कारण भी है कि चीन इस रीजन में अपनी प्रेजेंस को और बढ़ा रहा है और ऐसा अनुमान है कि अगले 2 से 4 वर्षों में इस रीजन में चीन अपना एक परमानेंट एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय भी कर सकता है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1965 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट एल.के. नादगिर वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1965 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर मनमोहन चोपड़ा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 कब हटाया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी अगर आपको मिलिट्री से संबंधित और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।